हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आपका एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है वो अपन यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इसको एंड तक देखना आप। बहुत ही जबरदस्त सेशन है। कहाँ पर मौजूद है आप? एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। बस इसी तरीके से वीडियो को रेस्पॉन्स देते चले जाएं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। हेडिंग डालें आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ रहे हैं अपन? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने से पहले मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी क्लियर कर दूं। पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या पढ़ा था? अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी याद हो, अगर आपको ध्यान हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर कुछ पता हो, क्या थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? कि मेरे पास क्या था, एक अर्थ सरफेस थी। अर्थ सरफेस से किसी m मास के पार्टिकल को एक पर्टिकुलर इस रेफरेंस, मतलब ये मेरे पास क्या था, रेफरेंस लेवल। अर्थ सरफेस से किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर आप लेके जा रहे थे, तो उसको हाइट तक ले जाने में जो भी यहां पर वर्क डन होता था, वो वर्क डन ही मेरा क्या होता था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता था। और ये वर्क डन जो होता था वो कौन सा होता था? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन होता था। और यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जो है, मतलब आप पार्टिकल को ऊपर लेके जा रहे हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मींस जो भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होता था वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होता था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन है विदाउट एनी एक्सेलरेशन, आप बिल्कुल स्मूथली लेके जाते थे। तो विदाउट एनी एक्सेलरेशन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क डन होता है, वही वर्क डन जो होता है वो उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। वही उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है ना, क्योंकि यहां पर कुछ एनर्जी होगी और यहां पर जब गए तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाने में जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को अपन ने क्या बोला था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला था। राइट, द सेम वे अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो यहां पर भी यही होगा। बस वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो अगेंस्ट वाला फोर्स था वो कौन सा था? ग्रेविटेशनल फोर्स था। वो एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स था। लेकिन आप कहां पर देखोगे, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाओगे तो यहां पर मेरा जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि जब भी आप किसी चार्ज को क्या करोगे, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, यहां पर पार्टिकल को लेके गए थे, अब अपन क्या लेके जाएंगे? एक चार्ज को, पहले से किसी फील्ड के अंदर मौजूद है एक चार्ज, उस चार्ज को कहां लेके जाओगे आप? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट अगर आप लेके आओगे तो उसको लाने, वो भी विदाउट एक्सेलरेशन, तो उसको लाने में जो भी किया गया वर्क डन होगा बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या होगा? उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अब कैसे लाएंगे? तो इसके अंदर आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो रेफरेंस लेवल था वो क्या था? अर्थ सरफेस था। अर्थ सरफेस से लेके गए थे। यहां पर आपके पास क्या है कि चार्जेस को इनफाइनाइटली सेपरेटेड, इफ टू चार्जेस और थ्री चार्जेस आर इनफाइनाइटली सेपरेटेड, बहुत दूर स्थित है, तो उनको एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे आप लेके आते हो। इसमें क्या था? अर्थ सरफेस से एक लेवल पर लेके गए। यहां पर अपन क्या देखेंगे? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इनफाइनाइटली सेपरेटेड चार्जेस को जब एक पर्टिकुलर सेपरेशन पर जब आप लेके आते हो, जब इंटरैक्टेड लेवल पर आप लेके आते हो, तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क डन होता है वही आपका क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। और वो किसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है? उस पूरे सिस्टम की, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस को लेके आओगे। तो जनरली जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करोगे, आप हमेशा सिस्टम की बात करोगे, एक सिस्टम की एनर्जी की बात करोगे आप, ना कि किसी एक चार्ज की। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसमें अपने डेफिनेशन लिखिए। आई थिंक आपको काफी हद तक समझ में आया होगा, अभी और समझ में आएगा। देखो तो यहां से मैं क्या बोल रहा हूं, तो इसको समझे आप। तो ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया मेरे पास कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम of charges is work done by external force against electrostatic force अभी एक डेरिवेशन करूंगा, बहुत क्लियर होगा। अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और क्या करना है? विदाउट एक्सेलरेशन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझ में आएगा। विदाउट एक्सेलरेशन,
क्या बोला मैंने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन टू ब्रिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू certain separation इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो यहां से आपने 11 के अंदर एक रिलेशन पढ़ा होगा कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, चेंज इन, एक जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है हमेशा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये आपने रिलेशन पढ़ा होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स अपन ने देखो एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगाया था, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था। द सेम वे यहां पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। उसके अगेंस्ट जो भी फोर्स आएगा वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। अगर फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो जो वर्क नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बोलूं या मैं क्या बोल दूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोल दूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोल दूं, वो एक ही बात है। मतलब कुल मिलाकर क्या हो गया, तो यहां से रिलेशन क्या लिख सकते हो कि डेल्टा यू इक्वल्स टू वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये रिलेशन आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, राइट। अब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अगर आप लिखना चाहें तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ फील्ड है ना, फील्ड फोर्स डॉट डी आर। ये मेरे पास क्या हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। यहां से लिख सकते हो आप, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप, और इसको अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, यू एफ माइनस यू आई, यू एफ माइनस यू आई। समझ में आ रहा है। चलो देखो इसको आप, फिर यहां से अपन एक टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अपन डेराइव करते हैं, देख लिया। चलो नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। हेडिंग डालें आप, क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। देखो टू चार्ज सिस्टम का मतलब क्या हो गया, देखो मैंने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी जब भी आपको निकालनी है आपको क्या करना होगा, इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर सेपरेशन पर आपको क्या करना होगा, चार्जेस को लाना होगा और वहां पर अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा एक्सटर्नल फोर्स का, वही किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो मुझे टू चार्ज सिस्टम के लिए निकालना है। तो देखो मेरे पास क्या है, सपोज एक Q1 चार्ज है, ठीक है, एक Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज से एक Q2 चार्ज जो है वो कहां पर है, इनफाइनाइट पर है। मतलब शुरू में चार्जेस क्या हो गए, इनफाइनाइट। मुझे जब ये चार्जेस कितने डिस्टेंस पर आ जाए, r डिस्टेंस पर आ जाए, जब ये चार्जेस कितने डिस्टेंस पर आ जाए, r डिस्टेंस पर आ जाए, तब इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वो मुझे मालूम करना है। भाई पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हमेशा क्या होगी, जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो मतलब आप, मैंने क्या बोला आपको, पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइन करनी इनफाइनाइट से किसी एक सेपरेशन पे लेके आना है। तो इस Q2 चार्ज को कहां से, इनफाइनाइट से कहां लाना है, इस पोजीशन पे लेके आना है। तो इसमें जो भी किया गया एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होगा वही क्या हो जाएगा, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो देखो अब करने का तरीका क्या है, अब देखो जब भी इनफाइनाइट से लेके आना है मतलब बहुत बड़ा काम करना है। जब भी बड़े काम करने होते हैं पहले छोटा काम करो, जब भी बड़ा काम करना होता है पहले छोटा काम करो। छोटा काम क्या करता हूं मैं बोलता हूं कि भाई सपोज इससे x डिस्टेंस पर सपोज अगर मुझे Q2 को लाना होता, x डिस्टेंस पर Q2 को समझने की कोशिश करना, Q2 को मुझे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस करना होता है ना। Q2 क्या है मेरे पास, x डिस्टेंस पर एक स्मॉल इतना सा सेपरेशन है, वो ऑलमोस्ट क्या होगा, x डिस्टेंस पर होगा। तो मेरे पास ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया फॉर एग्जांपल। अब मुझे Q2 को सपोज A से B लाना है, Q2 एक्चुअल में इनफाइनाइट पर है, मुझे बड़ा वर्क डन निकालना है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले स्मॉल वर्क डन निकाल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि स्मॉल वर्क डन
है ना, फिर अपन इंटीग्रेशन करके क्या कर देंगे, उसको बड़ा कर देंगे। तो स्मॉल वर्क डन टू ब्रिंग Q2 कहां से, देखो मैं अगेंस्ट जा रहा हूं, है ना, क्योंकि Q1 Q2 के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, मैं अगेंस्ट जा रहा हूं, है ना। ब्रिंग Q2 कहां से कहां तक, फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B क्या हो जाएगा, तो DW इक्वल्स टू, और वो भी किसका वर्क डन चाहिए मुझे, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन चाहिए, है ना। DW मैं एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालना चाह रहा हूं। देखो अब यहां पर एक्सटर्नल फोर्स कहां लगा रहे हो आप, अब ध्यान से देखना, अब यहां से एक्सटर्नल फोर्स अगर आप देखोगे Q2 अगर यहां होता फॉर एग्जांपल, है ना, Q2 को आप इधर लेके आ रहे हो, Q2 अगर A पे होता तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड फोर्स इधर लग रहा होता, ये कौन लगा रहा होता, फील्ड। लेकिन अपने को फोर्स कहां चाहिए, इधर। अब सोचना इधर, है ना, अगर क्योंकि एक्चुअल में क्या रिपेल होगा, वो एक्चुअल में क्या होगा, Q2 चार्ज रिपेल होकर उधर जाएगा, लेकिन मुझे इसको विदाउट एक्सेलरेशन लाना है, समझने की कोशिश करना। अगर मुझे इसे विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है तो जितना फोर्स फील्ड लगा रहा था Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा था, उतना ही फोर्स का मैग्नीट्यूड मुझे इधर देना होगा, तभी तो मेरा एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा होगा आपको कि भाई नेट फोर्स जीरो हो गया, नहीं, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होगा कि जस्ट बस इधर एक यूनिफॉर्म मोशन हो जाए, तो ऑलमोस्ट उसका इधर जो फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगाओगे, उसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या होंगे, यहां पर सेम। क्या बोल रहा हूं मैं, एफ एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड और एफ फील्ड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड, फोर्स के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, और वो कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड का सेपरेशन। अब वर्क डन लिखना था मुझे, तो DW इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन लिखना है मुझे, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे, और दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। एफ एक्सटर्नल कितना है मेरे पास, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहां पर एक बहुत कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा होता है यहाँ पर, या लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है, ध्यान से सोचना, डिस्प्लेसमेंट क्या इस डायरेक्शन में है, dx एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में है, तो एंगल तो cos जीरो हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। लेकिन x जो डिस्टेंस है मैंने यहां से इस डायरेक्शन में ली है, x जो सेपरेशन मैंने लिया है वो यहां से कैलकुलेट किया है, लेकिन dx अपोजिट डायरेक्शन में कैलकुलेट हो रहा है ना। आप dx इधर से कैलकुलेट कर रहे हो, इधर से ले रहे हो लेंथ आप, और जबकि x एक्चुअल में x का कुछ पार्ट ही तो dx है, तो x अगर इधर ले रहा हूं मैं, है ना, इधर वाला डायरेक्शन अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो ये वाला डायरेक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो माइनस का dx, और क्या हो गया मेरे पास, cos जीरो। तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। भाई क्लियर। अब मुझे यहां पर क्या करना है, बस मुझे ये क्या, मुझे वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन कहां से कहां तक लाने में, मुझे निकालना है टोटल वर्क डन टू ब्रिंग, भाई यही तो होता है मेरे पास, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग Q2, है ना, कहां से कहां तक, फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर सेपरेशन, है ना, इनफाइनाइट से आर सेपरेशन तक लेके आना है, ये आर सेपरेशन तक, ठीक है, यहां तक लेके आना है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, बस इंटीग्रेशन कर दोगे दोनों तरफ, टोटल वर्क डन, तो DW इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये क्या है मेरे पास, माइनस के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और लिमिट मेरे पास क्या आएगी, इनफाइनाइट से कहाँ है, आर सेपरेशन तक जाना है। ये क्या हो गया, W माइनस के Q1 Q2 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब x की पावर -2, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 + 1, -2 + 1, और इनफाइनाइट से क्या आ गया मेरे पास, r, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो के Q1 Q2, और ये 1, ये क्या है, 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो ये वर्क डन कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर, और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन ही किसके बराबर होता है, डेल्टा यू, अपने देखा था डेल्टा यू बराबर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, और वो किसके बराबर हो गया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और डेल्टा यू क्या, यू फाइनल मतलब अगर मैं इसको पी पॉइंट बोल दूं तो ये यू पी, और इनिशियल पॉइंट क्या था, इनफाइनाइट से लाए थे अपन, यूपी माइनस यू इनफाइनाइट बराबर कितना हो गया, के Q1 Q2 अपॉन सॉरी आर, या फिर मैं यू इनफाइनाइट, हमेशा इनफाइनाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जब भी इनफाइनाइट की बात करोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो, तो यूपी इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास,
के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर। ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी है? दिस इज व्हाट, इसको लिख लो आप, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस when separated by r। ठीक है, जब उनके बीच का सेपरेशन, चार्जेस के बीच का सेपरेशन r हो, तो उस समय उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, वो क्या होगी? k q1 q2 अपॉन r। समझ में आ गया? अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज सुना, यहां पर क्या है, अब ध्यान से सुनना। अगर ये q1 चार्ज क्या नेगेटिव होता, सोचना, अगर ये q चार्ज नेगेटिव होता तो Q2 अट्रैक्ट होता, Q2 अट्रैक्ट होता। अब मुझे एक्सटर्नल फोर्स कहां लगाना होता? अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है इस डायरेक्शन में? मुझे एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना होता, मुझे एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना होता, है ना? डिस्प्लेसमेंट तो आपका वही, मुझे एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना होता। जब इधर जैसे मेरा फोर्स का डायरेक्शन मेरे पास रिवर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन जैसे रिवर्स होगा, तो वर्क डन, यहां पर जो भी वर्क डन आएगा, जो पॉजिटिव आ रहा है अभी, वो वर्क डन मेरे पास क्या आने लग जाएगा? नेगेटिव आने लग जाएगा। जैसे फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हुआ, वर्क डन क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो भी चेंज इन, जो भी मेरे पास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी चार्ज, अब ये नेगेटिव साइन कैसे लेके आएंगे आप, पॉजिटिव नेगेटिव को कैसे समझोगे? तो इसको इस तरीके से समझना है कि जब भी ये फॉर्मूला यूज करोगे, तो चार्जेस को हमेशा विद साइन प्लेस करें, दोनों चार्जेस को, जो भी हो। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्लस प्लस आ जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस अपने आप वर्क डन मेरे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आप लिख लें कि ऑलवेज, एक नोट बना लें आप यहां पर, क्या नोट बनाना है कि प्लेस Q1 एंड Q2 विद देयर साइन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, विद देयर साइन। जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो, फिर अगले आगे बढ़ते हैं अपन। इसी से एक रिलेटेड एक चीज़ और मैं करवा देता हूँ, देखा, एक छोटी सी चीज़ और है, अब से समझना है। देखो ये तो मैं कहाँ से लाया? इनफाइनाइट से लाया। ठीक है, नोट लगा दिया, नोट को फर्स्ट पॉइंट ले लेना आप। सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट लिख लिया नोट का, नोट को फर्स्ट पॉइंट बना लेना। सेकंड पॉइंट देखो इधर, कि अगर मैं चार्ज को इनफाइनाइट से नहीं लाके मैं R1 से R2 लाता, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं चार्ज को इनफाइनाइट से नहीं लाके एक R1 से R2 लेके आता, समझना। सेकंड पॉइंट देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, इफ Q2 is to bring from R1 to R2, मतलब कैसे? ये Q1 ये रहा मेरे पास, और ये Q2 जो है ये R2, ये R1 डिस्टेंस पर है, और Q2 को इधर लेके आ रहा हूँ, अगेंस्ट लेके आना है, और ये मेरे पास क्या है? R2 डिस्टेंस है ये। ठीक है, ये मतलब यहां से यहां पर लेके आता, मतलब ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया। तो देखो यहां से मैं फिर बस चेंज क्या आता, बस ये लिमिट चेंज होती है इतनी सी, है ना? वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम R1 टू R2। अगर मुझे R1 से R2 लाना होता तो सेम ही ये रिजल्ट आता मेरे पास, है। डायरेक्ट लिख सकते हो, एक रिजल्ट कंक्लूड कर रहा हूं मैं यहां पर, ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आएगा आपके पास। तो देखो क्या होगा, लिमिट क्या लगती है मेरे पास? R1 से लेकर R2 तक, R1 से लेकर R2 तक। समझ में आ रहा है? ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, फिर अपर, फिर मेरे पास क्या लगाना है? अपर लिमिट 1/R2 और 1/R1। तो देख फाइनली रिजल्ट आया। देख यहाँ पर क्या है, समझो इसको। कई बार होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, जरूरी नहीं आपकी इनिशियल पोजीशन इनफाइनाइट ही हो, जरूरी नहीं आपकी इनिशियल पोजीशन इनफाइनाइट ही हो। अगर कुछ और पोजीशन हो गई तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास आ गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला एक और आ गया मेरे पास। और डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या हो गया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1। इसको वैसे भी देख सकते हो आप। देखो अगर मेरा इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट हो जाए तो R1 इनिशियल पॉइंट है मेरा, है ना? तो R1 क्या हो गया? इनफाइनाइट हो जाता, और R2 क्या हो जाता? फाइनल पॉइंट जो R डिस्टेंस था, तो R2 क्या हो जाता? R हो जाता। तो फॉर्मूला क्या बन जाता? देखो मेरे पास K Q1 Q2 अपॉन R हो जाता, K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाता? R हो जाता मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या? चेंज इन
तो ये किसके लिए आ गया कि जब मेरे पास Q2 कहां से कहां लाओगे, R1 से R2 लाओगे, तब मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आ जाएगा। क्लियर? इसको लिख लो, आप लिख लो, इसको लिख लो, लिख ले। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हो गया। चल अब देखिए अपन, अब मुझे क्या करना है, सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस के लिए लिखनी है मुझे एनर्जी। हाँ देख, अब यहां पर एक जनरल फॉर्मूला भी याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ, अगर मैं थ्री चार्जेस बनाना हो फिर एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे अपन। देखो समझने की कोशिश करना, थ्री चार्जेस के लिए क्या करना होगा, थ्री चार्जेस के लिए क्या, देखो मेरे पास सपोज थ्री चार्ज का सिस्टम है, समझने की कोशिश करना, थ्री चार्जेस का सिस्टम है। सपोज एक Q1 चार्ज ये रहा, एक Q2 चार्ज ये रहा, एक Q3 चार्ज ये रहा, इनके बीच का सेपरेशन R, इसके बीच का सेपरेशन भी सपोज R, और इसके बीच का सेपरेशन भी सपोज R। अब मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे यहां पर मालूम करना है क्या, अब मुझे मालूम करना है कि भाई थ्री चार्ज सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, टू चार्ज की पता चल गई, इस तरीके से थ्री चार्ज की निकालनी हो तो करने का तरीका क्या है, आपको क्या करना होगा, Q1 को देखो, एक्चुअल में इनिशियली आपको पोजीशन दी हुई होती है, पर एक्चुअल में क्या करना, अगर मैं इस सिस्टम की एनर्जी अगर मैं निकालना चाहता हूं, तो अगर मैं इनको इनफाइनाइट से इनकी पोजीशन पे लेके आता, इनको इनफाइनाइट से इनकी पोजीशन पे लेके आता, तो उसमें जो टोटल वर्क डन होता वही मेरी क्या होती, थ्री चार्ज सिस्टम की एनर्जी होती। मतलब मैं इनफाइनाइट से Q1 को इसकी पोजीशन पे लेके आऊंगा, इनफाइनाइट से Q2 को इसकी पोजीशन पे लेके आऊंगा, और इनफाइनाइट से Q3 को इसकी पोजीशन पे लेके आऊंगा, है ना। तो अगर मेरे पास ये W इनफाइनाइट 1 ये पहला वर्क डन है, ये दूसरा वर्क डन है, और ये W इनफाइनाइट तीसरा वर्क डन है, तो जो टोटल वर्क डन हो जाएगा W इनफाइनाइट 1 प्लस W इनफाइनाइट 2 प्लस W इनफाइनाइट 3, ये टोटल वर्क डन ही क्या हो जाएगा मेरे पास, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा मेरे पास फॉर थ्री चार्ज सिस्टम, फॉर थ्री चार्ज सिस्टम। ठीक है, तो यहां से मुझे करने का तरीका क्या है, अब अगर मैं जब फर्स्ट चार्ज लेके आऊंगा, ध्यान से सुनना, फर्स्ट चार्ज को लेके आऊंगा तो कोई वर्क डन होगा नहीं मेरा, जब फर्स्ट चार्ज को लेके आऊंगा तो वर्क डन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सोचो यहां पर, अगर मैं फर्स्ट चार्ज को लेके आऊंगा तो वर्क डन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपन वन बाय वन लेके आते हैं हमेशा, पहला चार्ज लाया, फिर दूसरा लाया, फिर तीसरा लाया, हमें अपन वन बाय वन करते हैं हमेशा। तो जब मैं फर्स्ट चार्ज को लाऊंगा तो वहां कोई भी फील्ड होगा ही नहीं, समझने की कोशिश करना, जब फर्स्ट टाइम चार्ज को लेके आऊंगा यहां पर कोई भी फील्ड मौजूद होगा ही नहीं, अगर कोई भी फील्ड मौजूद नहीं होगा तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा तो अगेंस्ट कुछ फोर्स ही नहीं लगाना पड़ेगा, तो वहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। समझ आ रहा है, तो मेरे पास मेन यहां पर जो वर्क डन कैलकुलेट होगा वो W इनफाइनाइट, तो W इनफाइनाइट 1 तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो, क्यों, बिकॉज नो एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट। W इनफाइनाइट 2, जब W इनफाइनाइट 2 की बात करोगे, मतलब जब मैं Q2 को लेके आऊंगा तो Q1 प्रेजेंट होगा, जब Q2 को लेके आऊंगा जब Q1 प्रेजेंट होगा, जब एक चार्ज प्रेजेंट होता है और दूसरे को लेके आते हो, जब एक चार्ज प्रेजेंट होता है, मेरे पास क्या Q1 प्रेजेंट है ऑलरेडी, और मैं क्या ला रहा हूं, अगर मैं Q2 को लेके आता हूं, समझना इसको, W इनफाइनाइट 2, और सेपरेशन कितना है इसके बीच का, R, तो यहां तो अपने को सीधा लिखना आता है ना इनफाइनाइट से, भाई इनफाइनाइट तो सब तरफ है ना इनफाइनाइट, ये बस एक डायग्राम बना है, ऐसा ह्यूमन सोचना कि इधर से लाया हूं मैं, यहां से भी आ सकता है, तो यहां पर W इनफाइनाइट 2 कितना आ जाएगा, अभी अपने निकाला है ये, W इनफाइनाइट 2 कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय सेपरेशन R, ये W इनफाइनाइट 2 हो गया। समझ में, जब मैं अब यहां पर देखना, अब मैं Q3 को लेके आता हूं, सपोज मैं जब Q3 को लेके आऊंगा, ये यहां पर समझने की कोशिश करना, ये Q3 को जब मैं लेके आऊंगा, जो कितने सेपरेशन पर है, R पर है, और Q1 से कितने सेपरेशन पर है, R पर है। अब सोचना, जब मैं Q3 को लेके आऊंगा तो Q3 Q1 के साथ में भी एक पेयर बनाएगा, और Q3 Q2 के साथ में भी एक पेयर बनाएगा, तो W इनफाइनाइट 3 जब आप लिखोगे तो W इनफाइनाइट 3 जो होगा वो किसकी वजह से होगा, एक तो 1 और 3 के पेयर की वजह से आएगा, और एक 1 और 3 के पेयर की वजह से, और दूसरा 2 और 3 के पेयर की वजह से आएगा। जब 1 और 3 का पेयर बनाऊंगा, या एक काम करो 2 और 3 का पेयर और 1 और 3 का पेयर, जब 2 और 3 का पेयर बनाओगे तो वर्क डन कितना आया था मेरे पास, K, बस चार्जेस क्या हो जाएंगे, K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R, जब 1 और 3 का पेयर होगा तो क्या आ जाएगा, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R।
बस अब मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, तीनों का सम, W इनफाइनाइट कहां गया, W इनफाइनाइट 1 तो 0 है मेरे पास, इनफाइनाइट 2 प्लस इनफाइनाइट 3, इनफाइनाइट 2 कितना हो गया, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अगर मैं इसको देखो और स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर बना दूं, देखो समझना इसको, अगर मैं इसको बोल दूं R13, समझना इसको, अगर मैं R13 बोल दूं ताकि आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको, 2 3 के बीच का सेपरेशन, कोई जरूरी थोड़ी सेपरेशन इक्वल हो, और R1 और 2 के बीच का सेपरेशन R12 है ना, ये R12, ये R13 और ये R23, तो 1 और 2 के बीच का R12, 2 और 3 के बीच का R23, 1 और 3 के बीच का R13। तो देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R12 K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q3, ऐसे लिख लो आप इसको, K Q3 Q1 अपॉन R31 लिख लो भले आप इसको, ताकि आपको थोड़ा है ना एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाए आपके पास। तो ये हो गया मेरे पास वर्क डन, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, वर्क डन ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया मेरे पास व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी किसकी हो गई, 3 चार्ज सिस्टम की हो गई। मतलब कुल मिलाकर क्या करना, अब यहां थोड़ा फील करना, जब भी आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो 2-2 चार्ज के पेयर बनाओ, 2-2 चार्ज के पेयर बनाओ। 3 चार्ज से पेयर कितने बने, 3 पेयर बन गए, ठीक है। अगर मेरे पास चार्जेस ज्यादा आ जाए तो कैसे बनाओगे, तो देखो अब यहां से मैं नंबर ऑफ पेयर्स निकालना सिखाता हूं आपको, मैं ये लिख लिया, ठीक है, इसको लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा विद साइन प्लेस करना है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन चार्ज सिस्टम। अब आपको अगर जब भी मालूम करना हो तो सिंपल कैसे मालूम करोगे आप, 2-2 चार्ज के नंबर ऑफ पेयर्स, ये क्या होगा कि टोटल एनर्जी, अभी क्वेश्चन करूंगा समझ में आएगा, टोटल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज पेयर्स, ऑफ ऑल 2 चार्ज पेयर्स, है ना। 2 चार्ज के जितने भी पेयर बन रहे हैं उन सबकी टोटल एनर्जी निकालोगे, वहां से आपका काम होगा, ठीक है। देख जैसे यहां पर मैं क्वेश्चन, अगर अपन क्वेश्चन करें यहां पर देखो, अब क्वेश्चन करना है मुझे, देख एक 4 चार्ज, अब यहां पर एक नोट लगा लो भले आप, अब मुझे नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं, मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ पेयर्स। नंबर ऑफ पेयर्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ, नंबर ऑफ इनफैक्ट 2 चार्ज पेयर्स, नंबर ऑफ 2 चार्ज पेयर्स ऑफ एन चार्ज सिस्टम, ऑफ एन चार्ज सिस्टम। कितने पेयर बनेंगे वो अपन देख लेते हैं, यहां पर देखो तो कितने बनेंगे, ये निकालते हो हमेशा NC2 करके, कितना होता है NC2, और NC2 का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एंड डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल। ये मैंने मैथमेटिकल टूल्स वाला जो मेरा प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वहाँ मैंने समझा रखा है, फैक्टोरियल पढ़ा है मैंने वहाँ पर। बाइनोमियल वाला देखना, बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला वीडियो देखना मेरा, उसके अंदर है ये फॉर्मूला होता है, NC2 का ये फॉर्मूला होता है, और फैक्टोरियल n जो ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास। अब यहाँ पर फैक्टोरियल n का मतलब क्या हो गया, ये मेरे पास क्या नंबर ऑफ पेयर्स है, दिस इज व्हाट नंबर ऑफ पेयर्स। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अब इसको सॉल्व करें अपन, फॉर एग्जांपल 3 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम के कितने पेयर बने थे, नंबर ऑफ पेयर्स, 2 चार्ज के कितने पेयर बनेंगे, देखो नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, 3 चार्ज सिस्टम है तो 3C2 कैसे लिखोगे आप, 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या बोल रहा हूं मैं, फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं अपन फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 3 - 2 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 3 में से 1 माइनस कर दो आप, 3 - 2 1 तक माइनस कर दो, 2 फैक्टोरियल का मतलब ऐसे कर दो, और ये मल्टीप्लाई में कितना है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है,
तो कितना हो गया, देखो कितना आ गया मेरे पास, ये 3 पेयर्स आ गए मेरे पास, 3 पेयर्स आ गए मेरे पास। समझ में आ रहा है? चलो देखो अब क्वेश्चन करते हैं अपन, यहाँ से क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो क्या है यहाँ से, अगर आपको एक और चीज़ लिख लो आप, चलो एक और नोट बना लो। एक नोट ये हो गया मेरे पास, नंबर ऑफ पेयर्स निकालना आ गया। दूसरा मेरे पास क्या है कि अगर मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना, एक ट्रिक ध्यान रखना आप यहाँ पर। अगर इक्विडिस्टेंट चार्जेस है उसकी मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, तो जरूरी थोड़ी आपके 3 हो, 4 हो, 5 हो। अब पेयर में भी आपको, अब यहां पर दिक्कत क्या आती है, 2-2 चार्ज के पेयर तो आ गए, लेकिन 2 चार्ज जो पेयर्स बन रहे हैं उनके बीच का सेपरेशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उनके बीच का सेपरेशन भी तो अलग हो सकता है ना, उनके बीच का सेपरेशन भी अलग हो सकता है। तो सेपरेशन में किस तरीके से डील करना है? तो देखो यहां पर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दे रहा हूं मैं, ट्रिक क्या दे रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इक्विडिस्टेंट चार्जेस, क्या बोल रहा हूं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इक्विडिस्टेंट चार्जेस। अगर चार्जेस इक्विडिस्टेंट हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें? इक्विडिस्टेंट एन चार्जेस, एन नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सीधा याद रखना आप, ये होता है मेरे पास n/2 मल्टीप्लाइड बाय u1। u1 का मतलब क्या है? u1 का मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज पेयरिंग विद अदर चार्जेस। अभी समझाऊंगा, समझ में आएगा, देखना। पेयरिंग विद अदर, ये ट्रिक है, सीधा फॉर्मूला याद रखो। यहां पर ये ट्रिक दे रखी है मैंने आपको, इससे कितने भी चार्जेस आ जाए सबकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, सबकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। समझ में आ जाएगा? क्वेश्चन करते हैं अपन ने, अब समझ में आएगा आपको, क्वेश्चन करते थे। देख क्वेश्चन कर रहा था, मैं समझ में आएगा। देख 3 चार्ज का तो कर लिया था, देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन। देख क्या है, सपोज मेरे पास क्या है, ये 4 चार्ज का पेयर है, 4 चार्ज का सिस्टम है। चार्जेस क्या है मेरे पास? Q Q Q Q, ठीक है। क्या करना है, देखो U1 को थोड़ा और मैं अच्छे से लिख लो। ये U1 एक्चुअल में क्या है? U1 का मतलब क्या हो गया? U1 का 2 के साथ पेयर, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, एंड सो ऑन। अब शायद समझना, अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये लिखा ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज पेयरिंग विद अदर चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं। देखो अब मुझे इसके लिए निकालना है। देखो 4 चार्ज तक भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 4 चार्ज में पेयर कितने बनेंगे? इसका इसके साथ 1 2 3 4, फिर डायगोनली 5 और ये 6, टोटल 6 पेयर बन रहे हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन आप नंबर ऑफ पेयर्स यहां से देख सकते हो, नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाए कि नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनने हैं। मुझे मालूम करना है यहाँ पर क्या है, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको मालूम करनी है। साइड कितना है? R है। नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? 4c2। कैसे लिखोगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा ये? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 2 2 4, 3 2 जा 6। देखा गया 6 पेयर्स, बस 6 पेयर्स। अब यहां पर क्या है? अब देखो 6 पेयर्स की एनर्जी क्या हो जाएगी मेरे पास। अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। एक तो तरीका मैंने क्या बताया, ट्रिक से भी आंसर मैच करवाऊंगा आपका। देखो एक तो तरीका क्या बताया मैंने, 6 पेयर, 6 में से 4 पेयर जो है वो देखो, सबसे पहले मेरे पास क्या, इसको मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 और ये क्या हो गया मेरे पास 4, ये 4 पेयर हो गए। देख यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या होगी, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, 1 की 4 के साथ, 1 की 5 के। अबे क्या कर रहा है, 1 का 2 के साथ हो गया, 1 का 3 के साथ हो गया, 1 का 4 के साथ हो गया। एक जो सिंपल तरीका आपको पता है, ठीक है। और साथ में या ऐसे सिंपल देख लो आप, पहले ये वाले पेयर बना लो आप। कितने? 4 पेयर बनेंगे, इक्वल चार्जेस वाले 4 पेयर बनेंगे। इसकी एनर्जी कितनी हो गई? के क्यू क्यू अपॉन आर। इसकी एनर्जी कितनी होगी? के क्यू क्यू अपॉन आर। इसकी एनर्जी कितनी होगी? के क्यू क्यू अपॉन आर। इसकी एनर्जी कितनी होगी? के क्यू क्यू अपॉन आर। तो 4 टाइम्स हो गई। तो ये कैसे लिखोगे आप, के क्यू क्यू मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन आर प्लस, तो ये मेरे पास, इसके बाद क्या, 2 डायगोनल,
6 पेयर है, 4 पेयर तो ये हो गए, 2 पेयर और कौन से डायगोनल वाले, तो एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, और सेपरेशन ये वाला सेपरेशन कितना है √2r, तो ये हो जाएगा बस 2 टाइम्स k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना हो गया √2r। इसको सॉल्व करोगे देखिए यहां से ये मतलब कुल मिलाकर ये आंसर आ गया मेरे पास, ये आंसर आ गया। अब देखो ट्रिक से करें अपन, ट्रिक से कैसे करोगे आप, देख सेम आंसर अपन मैच करवाते हैं। अब देखो ट्रिक से करते हैं अपन, ट्रिक से क्या होगा, ट्रिक क्या बोलती है n/2 कितने चार्जेस हैं 4 चार्जेस हैं, तो 4/2 कितने चार्जेस हैं 4/2 और 1 का 2 1 का बाकी सबके साथ, ठीक है 1 का 2 के साथ क्या आ जाएगा k q स्क्वायर अपॉन r, 1 का 3 के साथ क्या होगा 3 के साथ k q स्क्वायर अपॉन √2r, 1 का 4 के साथ k q स्क्वायर अपॉन, ये मेरे पास क्या 4 चार्जेस में तो ये सिंपल तरीका ये हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा चार्जेस होंगे, अभी एक क्वेश्चन और करवाऊंगा तो वहां पर ये ट्रिक बहुत काम में है, वहां पर ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम में आएगी। तो k q स्क्वायर, हाँ 1 का 4 के साथ k q स्क्वायर अपॉन r, फिर 1 का हो गया, 1 का 2 3 4 सबके साथ में हो गया। अब देखो यहां पर बस ये हो गया, देखो यहां पर कितना आ रहा है आंसर, देख लो यहां पर आंसर कितना आ रहा है, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ये तो हो गया 2 और अंदर कितना है, ये हो गया 2 k q स्क्वायर बाय r प्लस k q स्क्वायर बाय √2r। देख आंसर देख मैच करवा ले, 2 कॉमन ले लो यहां से, सेम आंसर आ गया मेरे पास, सेम आंसर आ गया। तो ट्रिक से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो इक्विडिस्टेंट, पर ध्यान रखना इक्विडिस्टेंट के लिए है, इक्विडिस्टेंट के लिए ट्रिक डायरेक्टली काम में ले सकते हो। देखिए एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं, तो कभी और समझ में आएगा। n/2 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी। देख एक क्वेश्चन और देख करते हैं अपन, देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सपोज मैं आपको बोलता हूं ऐसा कुछ, मैंने ले लिया गया क्यूब, ठीक है क्यूब ले लिया, क्यूब के सारे जो कॉर्नर्स है क्यू है, सब पे चार्ज कितना है क्यू 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 क्यू, और साइड मेरे पास कितनी है आर, साइड कितनी है आर, चार्जेस की मार्किंग कर देता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे चार्जेस इक्विडिस्टेंट है, समझ में आ रहा है, मतलब इक्विडिस्टेंट चार्जेस मतलब यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होना चाहिए। जब भी यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर आएगा आपके पास में, तो उस केस में क्या होगा, आप क्या बना सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय 2, और u, अब 1 का किससे रिलेशन बनेंगे यहाँ पर, 2 के साथ बनेगा, 3 के साथ बनेगा, 4 के साथ बनेगा, 5 के साथ बनेगा, 6 के साथ बनेगा, 7 के साथ बनेगा और 8 के साथ बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आ गया। 1 का बाकी सबके साथ रिलेशन, बस यहां से लिख लो। अब यहां पर n/2 चार्जेस कितने टोटल, कितने 8 चार्ज है, तो 8/2 u12, 1 का 2 के साथ रिलेशन क्या है देखो, तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन r। 1 का 3 के साथ देखो, 1 का 3 के साथ ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये फेस डायगोनल है √2r, तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन √2r प्लस 1 का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ के क्यू है ना, मतलब इक्विडिस्टेंट चार्जेस का मतलब आप फील कर पा रहे होंगे, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में ये एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बन गया, मतलब इसको इक्विडिस्टेंट बोल रहा हूं मैं। उसके बाद मेरे पास क्यूब देखा मैंने, ये हो गया, ये आप ट्रायंगल में भी अप्लाई कर सकते हो, सब जगह अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है ये हो गया। फिर देखो 1 का 4 के साथ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, 1 का 5 के साथ के क्यू स्क्वायर सॉरी अपॉन आर, 1 का 5 के साथ, उसके बाद 1 का 6 के साथ, 1 और 6 का है, 1 और 6 फेस डायगोनल है, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2r, 1 का 6 के साथ हो गया। फिर 1 का 7 के साथ, 1 और 7 का है, कहाँ गया 1 और 7 देखो यहाँ पर क्या है, बॉडी डायगोनल है, मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन √3r, बॉडी डायगोनल के बीच का सेपरेशन कितना होता है, ये 1 और 7, समझ में आ रहा है, बॉडी डायगोनल हो गया 1 और 7, और फाइनली 1 और 8 क्या है, फेस डायगोनल है, तो ये हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2r। तो ये मेरे पास क्या हो गया, दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन। बस को जोड़ सकते हो आप, यहाँ से कॉमन ले लो, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपने को करने हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, लिखो जल्दी लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
लिख लिया? देख देख और क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। देख क्या हो सकता है, ये कैटेगरी हो गई मेरे पास, किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो। देख एक और क्वेश्चन देख, सपोज अब एक सेकंड एक और कैटेगरी क्या आती है, सपोज मेरे पास देयर आर 3 चार्जेस Q Q Q, सेपरेशन मेरे पास R है। इस सिस्टम को एक सिस्टम में एक नए सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना है। इस तरीके से कि इन चार्जेस का सेपरेशन कितना हो जाए, 2R। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन टू रीअरेंज द सिस्टम, वर्क डन टू रीअरेंज द सिस्टम। देखो क्या करना है, ये मेरे पास रीअरेंज मतलब यहां से यहां जाना है। ये मेरे पास क्या है, फाइनल अरेंजमेंट हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, इनिशियल अरेंजमेंट हो गया। अब वर्क डन बोला मतलब बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन ही है, हमेशा इसमें कंफ्यूजन मत होना कि कौन सा वर्क डन है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन ही होगा। तो यहां से वर्क डन लिखोगे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही तो होता है डेल्टा यू, और डेल्टा यू का मतलब क्या हो गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल मतलब इसकी एनर्जी, यू इनिशियल मतलब इसकी एनर्जी। अब यू फाइनल देखो तो यू फाइनल कितना होगा, यू फाइनल 3 चार्ज सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी। चार्ज का पेयर सेम है, सेपरेशन सेम है, पेयर सेम सेपरेशन सेम, पेयर सेम सेपरेशन सेम, मतलब सिंपल सीधा क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन 2R। ये हो गया यू फाइनल। यू इनिशियल देखो, यू इनिशियल भी सेम है मेरे पास, यू इनिशियल भी क्या है 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 के Q1 Q2 अपॉन R फॉर्मूला होता है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन सेपरेशन कितना है R। बस यहां से वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, यू फाइनल है मेरे पास कितना, 3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन R माइनस 3 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। कितना हो गया, में से 3/2 में से 3 गया तो 3/2 बच गया है ना, 1.5 में से 3 गया, 1.5 ही बचेगा, 3/2 और वो भी माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ये मेरे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया। ये अगर मेरे को कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पूछ लेते हैं, वर्क डन टू रीअरेंज द सिस्टम, मुझे अगर कंजर्वेटिव फोर्स का, पहला ये ले लो, दूसरा अगर आपको पूछ लेते भाई कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालो, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या था, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव ऑफ W होता है। तो इसका नेगेटिव मतलब 3/2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय R हो जाता। मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यू कैन हैव n नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए एक और बताया ऐसे, देखिए एक और ट्राई कर, मैं स्क्वायर भी ले सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है, मेरे पास R साइड का एक स्क्वायर है, चार्जेस मेरे पास क्या हो गए Q Q Q, और इसको ट्रांसफॉर्म करना है मुझे सपोज किस पे, 3R वाले स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म कर देना है। सेम क्वेश्चन यही कि वर्क डन टू रीअरेंज द सिस्टम। करो, ट्राई करो, इसको ट्राई करो, पोस्ट करके क्वेश्चन ट्राई करना, जो भी क्वेश्चन कर रहा हूं पोस्ट करके ट्राई करना, आनंद आ जाएगा, है ना। पोस्ट करके ट्राई करो, देखिए होगा बस सिंपल। यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा मेरे पास, W इक्वल्स टू क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करना है बस। ये मेरे पास क्या हो गया, फाइनल, ये तो हो गया मेरे पास फाइनल, और ये मेरे पास क्या हो गया, इनिशियल। इसमें 6 पेयर बने थे अपने पास, है ना, 4 तो साइड वाले पेयर थे और 2 डायगोनल वाले पेयर थे। अब यहां से मैं यू फाइनल लिखूंगा तो यू फाइनल मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 तो पेयर थे मेरे पास साइड वाले, मतलब 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन सेपरेशन, साइड वाला सेपरेशन कितना है, 3R है भाई। क्लियर, क्या क्लियर, समझा ना। साइड वाले 4 पेयर साइड वाले थे और 2 डायगोनल वाले थे, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, और के Q1 Q2 अपॉन R होता है, तो सेपरेशन कितना है, 3R है साइड का, ये हो गया। प्लस 2 पेयर बने थे मेरे पास डायगोनल वाले, तो 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन डायगोनल, डायगोनल कितना हो जाएगा, ये डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, √2 टाइम्स साइड, है ना, मतलब √2 मतलब 3√2R, ये हो जाएगा मेरे पास 3√2R, ये हो गया। यू इनिशियल
यू इनिशियल देखो आप कितना है, 6 पेयर बनाने, 4 पेयर तो मेरे पास कौन से थे, के क्यू स्क्वायर साइड वाले, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन सेपरेशन कितना है आर, और 2 पेयर मेरे पास डायगोनल वाले हैं तो 2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायगोनल, ये डायगोनल मेरे पास जो है वो कितना है √2 टाइम्स आर, तो डायगोनल कितना आ गया मेरे पास √2 टाइम्स आर। बस फाइनली वर्क डन निकालना है, तो देख वर्क डन कितना हो गया मेरे पास, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बस कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो, यू फाइनल मेरे पास कितना 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन 3r प्लस 2 √2 लिख लो इसको मैं, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन 3r, समझ रहे ना, √2 से √2 कैंसिल हो गया, माइनस दिस माइनस फाइनल माइनस इनिशियल 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन r, और ये माइनस हो जाएगा 2, भाई कोई मिस्टेक हो जाए देख लेना भाई यार, अपॉन इसको भी √2 लिख लूं, अरे भाई क्लियर है ना, इसमें से इसको माइनस कर देना है 4/3, ये हो गया √2/3, और इधर हो जाएगा मेरे पास सिंपल 4, और इधर हो जाएगा मेरे पास √2, देख माइनस हो रहा है क्या मेरे पास यहाँ पर, तो के क्यू स्क्वायर बाय आर कॉमन ले लो यहाँ पर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर कॉमन हो गया, इधर क्या बचा मेरे पास 4/3, इधर बचा मेरे पास √2/3, इधर क्या बचा मेरे पास 4, और इधर बचा मेरे पास माइनस √2, इसको सॉल्व कर लेना यार, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस करोगे यहाँ से, और कंजर्वेटिव का निकालना है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लोगे आप, ये कंजर्वेटिव का निकालना है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लोगे, जल्दी लिखो इसको, फिर अगला क्वेश्चन कर। चल देख और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई यार, जितने मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ आपको अच्छे क्वेश्चन करवाने की, बस डार्लिंग्स काम पढ़ते रहना तुम लोग, और बार बार रिवीजन, टाइम फ्रेम हर सैटरडे संडे को रिवीजन। देख नेक्स्ट देख, मेरे पास क्या दिया हुआ है, सपोज वो ट्राइंगल, साइड मेरे पास ए है, चार्ज मेरे पास क्यू है, ठीक है, इफ द सिस्टम is released, if the system is released from rest and find speed of all particles, when separation becomes कितना ले है, 2a ले ले, जब सेपरेशन कितना हो जाए 2a हो जाए, समझ में आ रहा है, सेपरेशन 2a का मतलब क्या हो गया, क्योंकि फोर्सेस तो मेरे पास क्या होंगे बराबर ही लग रहे हैं ना, ये q यहाँ आ गया, ये q यहाँ आ गया, और ये q यहाँ आ गया, तो ये q जो होगा वो यहाँ से यहाँ आया होगा, तो इसकी स्पीड कुछ रही होगी सेम, इस तरीके से इसकी स्पीड भी ऊपर ये गया होगा, और इस तरीके से ये भी इधर गया होगा सेम स्पीड से, तभी तो मेरा वापस सेपरेशन 2a मेंटेन होगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन हो गई, ये मेरे पास क्या हो गया, फाइनल पोजीशन हो गई। अब देखो स्पीड निकालनी है, जब भी सिस्टम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है वहां पर आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, या तो स्पीड पूछी जाती है या एक सेपरेशन पूछा जाता है, दो ही क्वेश्चन होते हैं आपके पास में। स्पीड वाला मेरे पास ये हो गया, इसके बाद सेपरेशन वाला क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। तो देखो क्या होगा, इसमें करने का तरीका क्या, देखो अब यहाँ पर अगर मैंने इसको रेस्ट से रिलीज करा है, ये अपने आप दूर गए हैं, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक तरह का क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और जब कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे होते हो तो आप क्या मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो। जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे होते हो तो यू कैन कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली जो थी और फाइनली जो मैकेनिकल एनर्जी थी उसको क्या कर सकते हो, आप इक्वल कर सकते हो। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। शुरुआत में सिस्टम क्या है, रेस्ट पर है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। ये सिस्टम की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये पूरा सिस्टम इनिशियली ये था, क्या होगा 3 टाइम्स, 3 पेयर बन रहे हैं एक जैसे, 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए इक्वल्स टू, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली तीनों की स्पीड v हो गई, इनके मासेस दिए हुए हैं m मास के पार्टिकल्स हैं, q, m, q, m, ठीक है, दी हुई है। तो ये हो जाएगी 3 टाइम्स हाफ m v स्क्वायर। भाई तीनों की स्पीड तो सेम होगी ना, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, सीधा ऐड कर सकते हो, प्लस
फाइनली 2a के सेपरेशन पर है, तो वापस एनर्जी पोटेंशियल वाली क्या हो जाएगी 3kq² अपॉन सेपरेशन कितना है 2a, सेपरेशन कितना हो गया 2a, कितना हो जाएगा 2a। बस इसको आप सॉल्व कर लो अब यहाँ पर, बस खत्म क्वेश्चन। उसके बाद में देखो सॉल्व करते हैं अपन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख 3 इधर है, 3/2 उधर है, ये इधर आएगा, कितना बचेगा 3/2 kq² अपॉन a। भाई क्लियर है क्या? हेलो, क्लियर है शायद। इक्वल्स टू 3/2 mv²। भाई सही लिखा क्या? गर्मी इतनी लग रही है भाई, बहुत भयंकर गर्मी है। ठीक है, 3/2 से 3/2 कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, तो v² इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास kq² अपॉन मा का स्क्वायर रूट। ये मेरे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई। जल्दी से लिखो इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, गर्मी है बहुत। ठीक है जल्दी से, मतलब किसी ये आपका 4 चार्ज, ये 4 चार्ज के लिए भी बन सकता है, समझा? 4 चार्ज के लिए क्या साइड a से 2a हो जाए, तो 4 चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय ध्यान रखना है आपने को, 6 पेयर बनेंगे, है ना, सिंपल। पर 3 चार्ज के लिए आपके लिए सफिशिएंट है आई थिंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब यहाँ पर। अब अपन सेपरेशन कैलकुलेट करने वाला देखते हैं अपन। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा शायद, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना, उस पर बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे, है ना, हेडिंग डाल देना भली। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसमें क्या है, टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 3 कैटेगरी है, बस 3 क्वेश्चन करूंगा, खत्म आज की कहानी। 3 टाइप के क्वेश्चन क्या है, सपोज ये एक चार्ज है, ये एक और चार्ज है, ठीक है। Q1 चार्ज बोल रहा हूं मैं, अगर ये फिक्स्ड है, Q2 को अगर मैं इनफाइनाइट से पास में लेके आ रहा हूं, क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं Q2 को लेके अगर मैं Q2 एक, पुलिस वाले आ गया बाहर, Q1 है, Q2 अगर एक स्पीड से मूव कर रहा है, ये आपने उसमें देखा होगा, अगर आपको ध्यान हो एटम्स के अंदर, अगर आपने एटम्स या न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ा है, तो एटम्स के अंदर अपन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जब आप क्या करते हो, अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड करवाते हो, तो अल्फा पार्टिकल क्या करता है, एक पोजीशन पे जाके वापस लौट के जाता है ना, कभी कभार एक पार्टिकल वापस लौट के जाता है, तो वो जितनी मिनिमम डिस्टेंस उस समय न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में जो सेपरेशन है, वो होता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। बहुत सारे नाम है, मिनिमम डिस्टेंस बोल दिया तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच अपने को, तो इस पे बेस्ड अपने को क्वेश्चन निकालना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें कैटेगरी का, कि मेरे पास एक चार्ज है Q1, ये फिक्स्ड है। 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे, एक में फिक्स रखूंगा, एक में फ्री कर दूंगा मैं, ठीक है। एक इनफाइनाइट पर, ठीक है, इनफाइनाइटली अवे क्या है मेरे पास, एक इनफाइनाइट पर एक Q2 चार्ज है, उसका मास m है, और ये कितने से v0 स्पीड से इसकी तरफ मूव कर रहा है, इसकी तरफ मूव कर रहा है। तो आपको क्या मालूम करना है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, स्पेलिंग क्या होती है अप्रोच, देख लेना, देख सुनो। अब ये मेरे पास क्या इनिशियल कंडीशन है एक तरीके से, मतलब पोजीशन चेंज होगी, समझे आप इसको। ये चार्ज इसके पास में आएगा, इसका रिपल्शन लगेगा, तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी। एक पोजीशन ऐसी आएगी जब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। सपोज यहां आके Q2 रुक गया, तो यहां पर जो भी सेपरेशन होगा, Q2 रुक गया मतलब इसकी स्पीड क्या हो गई, 0। तो ये R जो है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया। तो ब्लैक वाला जो है वो क्या है, इनिशियल तो है ब्लू वाला, है ना, इनिशियल जो है वो ब्लू वाला हो गया, और फाइनल जो है वो पोजीशन कौन सी हो गई, फाइनली जो है वो क्या है, ब्लैक वाला, ब्लैक वाली कंडीशन क्या आ गई मेरे पास, फाइनल। चल देख अब इसको करते हैं। जब भी आपके पास पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चेंज करता है, हमेशा एनर्जी कंजर्व करो आप। फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, Q2 पार्टिकल मूव कर रहा है, क्या Q2 पार्टिकल के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है क्या, जी हाँ, Q1 इसके ऊपर रिपल्शन फोर्स लगा रहा है। क्या Q2 के ऊपर इस रिपल्शन के अलावा और कोई फोर्स लग रहा है क्या, जी नहीं, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। Q2 अपनी खुद की एनर्जी से आगे बढ़ रहा है, उसके पास में स्पीड है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है, तो उसकी एनर्जी की वजह से वो आगे बढ़ रहा है, यूं नहीं कि कोई लेके जा रहा है उसको, नहीं, उसके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, एक बार आपने फोर्स लगा दिया, स्पीड दे दी उसको, अब वो चले जा रहा है, ठीक है। तो देयर इज नो एडिशनल फोर्स अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
और जब आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है मतलब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, और जब कंजर्वेटिव फोर्स है इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो कर दे बस कंजर्व, देखो कंजर्व कर दो। देख तो क्या करना है, बस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सिस्टम की होती है हमेशा, सिस्टम की ये सिस्टम की एनर्जी होती है। सिस्टम मतलब दो पार्टिकल है। शुरू में देखो काइनेटिक एनर्जी किसके पास है, ये तो फिक्स्ड है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है मतलब हाफ m कितनी v0 स्पीड हो गई, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइटली अवे है तो k q1 q2 डिस्टेंस कितना है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट जब अवे होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो होगी, इक्वल्स टू फाइनल। अब फाइनली क्या होगा, Q2 भी शांत हो गया, Q1 भी शांत हो गया, तो दोनों की पोटेंशियल दोनों की मिला के लिखनी है, तो दोनों की इसकी भी जीरो हो गई और इसकी तो वैसे जीरो थी, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 डिवाइड बाय सेपरेशन कितना r, तो k q1 q2 डिवाइडेड बाय r, ये तो जीरो हो गया, तो देखो यहां से कितना आ जाएगा, तो हाफ m v0 स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, इक्वल्स टू, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो होती है, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r। फाइनली r कितना हो जाएगा, तो यहां से r लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल कम आउट टू बी व्हाट, k q1 q2 डिवाइडेड बाय ये हाफ m v0 स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, ये इसकी एनर्जी है, हाफ डिवाइडेड बाय, या सीधा लिखो आप हाफ m v0 स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो आप, यहां से डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो आप, ये k q1 q2 अपॉन ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ q2। डायरेक्ट फॉर्मूला ये रिजल्ट याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, भला हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है, जल्दी से लिखो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, जल्दी जल्दी लिखते जाएं आप, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, देख क्या आएगा। अब क्या कर दो, बस मैंने क्या बोला, ये फिक्स्ड था, अब इसको क्या कर दो, फ्री कर दो, इतना सा चेंज है, इतना सा चेंज है, फ्री कर दो। लिख लिया इसको, लिख लो, देख बस फ्री कर देना है। अब समझना इसको, अब समझना है इसको, देख क्या होगा। ये इनिशियल सिचुएशन है मेरे पास, ठीक है, ये इनिशियल वाली सिचुएशन है, बना देते हैं अपन, ये इनिशियल सिचुएशन हो गई भाई, बहुत बढ़िया। मेरे को क्या करना, और ये फ्री है भाई साहब, ये फ्री है। इस तरह के क्वेश्चन आप है ना क्लोजेस्ट अप्रोच वाले आप स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर भी पढ़ते हो, सेंटर ऑफ मास वाला जब चैप्टर पढ़ोगे ना आप, वहां पर ही पढ़ोगे। देख अब ध्यान से सुनना, Q2 देख Q1 फ्री है। अब सुनना, सपोज ये इनफाइनाइट पे था, ये गया 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 गया, जब तक कि ये एक दूसरे के फील्ड में नहीं आ जाते तब तक एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, समझ आ रहा है। अब जैसे ही इसके फील्ड में आया, देखो क्या होगा, Q1 के ऊपर इसका ये क्या, Q2 क्या करेगा, इसको Q1 को रिपेल करेगा, तो Q1 उधर जाने लगेगा, तो उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, Q1 की स्पीड बढ़ने लगेगी। लेकिन Q2 के ऊपर Q1 भी तो वापस फोर्स लगा रहा है, रिपल्शन, तो Q2 के ऊपर क्या आ जाएगा, Q2 के ऊपर भी रिपल्शन फोर्स आ गया, तो Q2 की स्पीड जो V0 थी अब वो डाउन होने लगेगी, समझ में आ रहा है। तो Q2 की स्पीड तो डाउन होगी, Q1 की स्पीड अप होगी। Q1 मतलब अब क्या होगा, अब Q1 की स्पीड जस्ट इंक्रीज होना शुरू हुई है, Q1 की स्पीड जस्ट इंक्रीज होना शुरू हुई है। देखो समझो इसमें आप क्या होगा, Q1 मतलब Q1 की स्पीड बोल देता हूं मैं V1, सपोज V1 तो इंक्रीज होगा, और V0 क्या होगा, V सेकंड की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अभी भी V1 अभी भी क्या है, वापस देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कि V1 शुरुआत में क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन V2 जो होगा वो क्या होगा, घटने लगेगा। लेकिन ये अभी भी क्या है कि मेरे पास V1 अगर लेस देन V2 है, समझना, क्योंकि एकदम से क्या बढ़ते इससे ज्यादा थोड़ी हो जाएगी क्या, इनिशियल इसके पास तो स्पीड है ना, तो अगर V1 अगर लेस देन V2 है, ये इसकी स्पीड अभी भी कम है, तो क्या होगा, आगे वाला अगर कम स्पीड से चल रहा है, सोचना अगर आगे वाला कम स्पीड से चल रहा है, ये वाला तेज चल रहा है, तो इसके पास आएगा, मतलब सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब मैं बोलता हूं V1 इंक्रीज हो रहा है, V2 भी अभी भी और डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों बराबर हो जाएंगे, समझो, क्योंकि भाई ये डिक्रीज हो रहा है ना और इंक्रीज होता है, तो ये बढ़ते बढ़ते ये घटते घटते दोनों एक सेम लेवल पर आ जाएंगे, तब मैं सेपरेशन की बात करता हूं।
अब एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि V1 अभी भी बढ़ता जा रहा है, V1 तो बढ़ता ही जाएगा ना, V1 तो बढ़ता ही जाएगा और V2 कम होता ही जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, अब सोचना, बढ़ते बढ़ते सपोज V1 की वैल्यू ज्यादा हो गई, बढ़ते बढ़ते V1 की वैल्यू सपोज V2 से भी ज्यादा हो गई, V1 की वैल्यू V2 से भी ज्यादा हो गई, तो अब सेपरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। मतलब सेपरेशन डिक्रीज हुआ, मिनिमम हुआ, फिर उसके बाद वापस बढ़ने लग जाएगा, है ना, कम होते होते बिल्कुल डिक्रीज हो गया, बिल्कुल मिनिमम आ गया, फिर उसके बाद क्या होगा, वापस सेपरेशन, जब इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो यहां इस कंडीशन में जब स्पीड दोनों इक्वल होगी तो सेपरेशन जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, आर मिनिमम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसी को अपन क्या बोलेंगे, आर मिनिमम। जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो ये मेरे पास क्या होगी, तो मैंने आपको हिंट दे दिया, इसको ट्राई करो अब आप। तो देख, सबसे पहला काम तो एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, तो देख सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है, पहली स्टेप कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्यों, बिकॉज सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, सिर्फ इसके पास है, तो हाफ m, इसका मास भी इस बार दिया हुआ है, हाफ m v0 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल k q1 q2 इनफाइनाइटली अवे, तो डिवाइड बाय इनफाइनाइट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब सुनो, फाइनल किसको बोल रहा हूं मैं, मुझे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। मतलब एक कंडीशन ऐसी आएगी जब q1 कितने से चल रहा होगा, v से, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब q2 भी किससे चल रहा होगा, v से, जब दोनों सेम स्पीड से चल रहे होंगे तब जो सेपरेशन होगा वो मेरा क्या होगा, r बोल दे यार, r मिनिमम कौन लिखेगा इतना बड़ा, r, तो वो सेपरेशन r जो होगा वो होगा मेरा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये मेरा फाइनल पोजीशन हो गया। इसी कंडीशन में तो मेरे को मालूम करना है r, यही तो मिनिमम डिस्टेंस है मेरी। तो देखो यहां से क्या होता है, फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसका भी मास m है, हाफ m v स्क्वायर, और दूसरे की भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v स्क्वायर। पहले इसको जीरो कर रहे थे अपन, सिर्फ इसकी ले रहे थे अपन पहले वाले क्वेश्चन में, याद आ रहा है, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कितनी हो गई, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r। समझ में आया क्या, देख फाइनल इसको थोड़ा और लिख लें अपन, थोड़ा और व्यवस्थित कर, अरे भाई मेरे हट जा रहे, कितना हो जाएगा, हाफ m v0 स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, इक्वल्स टू हाफ m कितना हो जाएगा, m v स्क्वायर प्लस k q1 q2 डिवाइडेड बाय r। अब देखो, अब तकलीफ यहां पर क्या है, एक v और एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया, v एक्स्ट्रा आ गया है और r एक्स्ट्रा है ना, v और r दो अननोन है, मतलब एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन बना दी, एक और बनाओ, एक और क्या बना सकते हैं, सोचो क्या बना सकते हैं एक और, क्या मैं लीनियर मोमेंटम कंसिडर कर सकता हूं, लीनियर मोमेंटम, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या कुछ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दोनों की आपस की बात है, आपस में एक दूसरे पे लगा रहे हैं, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का, या मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एप्लीकेबल फॉर सिस्टम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का, तो पूरे सिस्टम में इनिशियली सिर्फ ये मूव कर रहा था तो सिर्फ इसका मोमेंटम आएगा, तो mv0, दूसरे का जीरो आएगा, या इसको ऐसे लिखना है तो जीरो पहले वाले का और दूसरे का mv0, है ना, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का लिख रहे हैं, मतलब दोनों का बराबर, फाइनली ये कंडीशन है, तो इसका मोमेंटम mv, दूसरे का भी क्या है mv, m कैंसिल, तो यहां से देखो v इक्वल्स टू कितना आ गया, v0/2, ये आ गया, ये होगी दूसरी इक्वेशन। तो आ गया एक वेरिएबल, v को यहां पटक दो आप, तो पहली इक्वेशन में देख के आ जाएगा, तो हाफ m v0 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास, m v0 स्क्वायर बाय 4 प्लस k q1 q2 डिवाइडेड बाय r, और ये कितना हो गया, आधा में से समझ ना, हाफ m v0 स्क्वायर और 1/4, आधा माइनस 1/4 बचा, तो 1/4 m v0 स्क्वायर इक्वल्स टू k, एलसीएम से नो टू एलसीएम मत लिया करो यार, बहुत तकलीफदायक है। क्या हो गया देख, तो r इक्वल्स टू कितना हो गया, k q1
Q2 अपॉन, देख ये 1/4 है, ये 1/4 है, क्या ये इसकी काइनेटिक एनर्जी का हाफ है? समझ में आ रहा है? देख सिंपल, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो तुम, तो तुम्हारा भला हो जाएगा भाई। अरे भाई क्लियर, ये क्या हो गया, K Q1 Q2, भाई समझ में आ रहा है? ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे याद रख लो आप इसको। पहले क्या था, सिंपल काइनेटिक एनर्जी Q2 की थी और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय 2, हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। जल्दी लिखो इसको आप, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है? बस इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, उसके बाद जय जय। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, देख क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक क्वेश्चन और है। ये वापस अपना रूप धारण कर रहा है यार मेरे को। उससे बोर्ड की दुर्दशा हो, इससे पहले कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा, है ना? वापस मिटने में इसको जोर आ रहा है भाई। चल देख, एक और क्वेश्चन देख क्या है, बस लास्ट क्वेश्चन आज का, सदी का लास्ट। देख क्या है, एक और क्वेश्चन आपके पास क्या है, सपोज Q1 M कितने से V0 से चल रहा है और इससे D डिस्टेंस पर इनफाइनाइटली अवे Q2 चार्ज है, जो कि फिक्स्ड है और इनफाइनाइट पर है, फिक्स्ड है और इनफाइनाइटली अवे है। समझ में आया? ये जब ऐसे जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं एक मिनिमम सेपरेशन होगा Q1 Q2 के बीच में, एक मिनिमम सेपरेशन आएगा, तो आपको वो मिनिमम सेपरेशन मालूम करना है, फाइंड, है ना, हाँ, क्लोजेस्ट सेपरेशन, कुछ भी बोल दो, क्लोजेस्ट सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2। इस तरह के क्वेश्चन आप 11th में भी देखते हो, इस तरह के क्वेश्चन आप 11th में भी देखते हो, ग्रेविटेशन में जाके देखना आप, और एटम्स के अंदर भी आप करोगे जाके, आप एटम्स पढ़ोगे ना, जब मॉडर्न पढ़ेंगे अपन, तो वहाँ एटम्स में भी आएंगे ये क्वेश्चन, है ना, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। देख क्या होगा, अब देख, अब एक सिंपल सी गणित है, देख समझना इसको। अब देख इसका पाथ देखो आप, ये इस पाथ पे चल रहा है, जैसे ही इसके फील्ड में आएगा तो इसका पाथ धीरे 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 क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल एटम की तरह है, एटम की तरह ये। अब देख सुनना, अब ध्यान सुनना, अब जब ये आएगा, एक यहाँ से मैं एक बिल्कुल, सपोज ये Q2 यहाँ पर है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं, समझना, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अब सोच के देखना, इसके इधर वाली लेंथ ज़्यादा आएगी और उसके उधर भी लेंथ मेरे पास ज़्यादा आएगी, समझ। Q2 इस पाथ पे जा रहा है, ये मैंने डायरेक्ट लाइन जो जोड़ी है, जो परपेंडिकुलर है, कर्व के परपेंडिकुलर है बिल्कुल, तो इसके इधर देखोगे तो भी मेरे पास सेपरेशन Q1 और Q2, जब ये Q2, अरे यार Q1 है, सॉरी Q1 है ना, जब Q1 यहाँ होगा तो लेंथ ये होगी, जब Q1 अगर यहाँ होता तो लेंथ ये होती, जो ज़्यादा होती इस वाली लेंथ से, मतलब इससे पहले भी ज़्यादा, इसके बाद भी ज़्यादा, इसका मतलब ये कौन हो गया, R हो गया अपना, जो मुझे मालूम करना है। और यहाँ पर जब Q2 होगा तो उसकी कुछ स्पीड होगी V, उसकी कुछ स्पीड होगी V, स्पीड चेंज होगी, जिससे इसके फील्ड में आएगा Q1, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और फोर्स क्या है, कहीं ना कहीं स्पीड को चेंज करेगा। अब देखो बस ये बाहर निकालना है, तो बस यहाँ पर देख लो, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सबसे पहला एनर्जी कंजर्वेशन तो कर ही लो आप, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन तो कर ही लेते हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली ये तो फिक्स्ड है भाई, तो यही चल रहा है, तो हाफ m कितने से चल रहा है, V0 से, V0 स्क्वायर। पोटेंशियल शुरुआत में इनफाइनाइट सेपरेशन है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, सॉरी डिवाइड बाय इनफाइनाइट, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चल अभी भी यही रहा है, Q1 ही चल रहा है, हाफ m, स्पीड मुझे पता नहीं है, वापस देख दो वेरिएबल आ गए, V भी नहीं पता, तो यहाँ पर एक इक्वेशन और देखनी पड़ेगी अपने को, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दोनों चार्ज की। ये पोटेंशियल एनर्जी मेरे को फाइनल कौन सी चीज, जब मेरा Q1 यहाँ आ जाए, इस पोजीशन पे ही मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। क्यों, क्योंकि इसी पोजीशन पर R की वैल्यू मिनिमम आ रही है, तो K Q1
के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ये मेरे पास क्या होगी, एक इक्वेशन यहाँ से बस लिख लेते हैं अपन। तो फाइनली ये मेरे पास क्या आ गया, हाफ mv0 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन और ढूंढनी पड़ेगी। फिक्स तरीका ध्यान रखना इसके अंदर। आप 11th में आपने किया होगा, ये इस तरह के क्वेश्चन 11th में किए होंगे। इस कंडीशन में देखो यहाँ पर किसी भी पोजीशन पर आप सोचना है, इधर ये मेरे पास फिक्स पॉइंट है, ये मेरे पास फिक्स्ड पॉइंट है। किसी भी पोजीशन पर भली पार्टिकल यहाँ होता या Q1 भली यहाँ होता है यहाँ होता, अगर Q1 यहाँ होता, सोचो मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करता हूँ, समझना, F वेक्टर इधर होता, ये इसको उधर धकेल रहा होता, और R वेक्टर भी इधर ही होता। टॉर्क कैसे लिखते हैं अपन, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, RF sin थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, RF sin थीटा। तो भले मेरे पास ये वाली पोजीशन होती या भले इस पोजीशन पे, देखो इस पोजीशन पे क्या है, F इधर और R वेक्टर भी इधर होता, सेम डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है, Q2 इसके ऊपर फोर्स लगा था, मतलब किसी भी पोजीशन पर R वेक्टर और F वेक्टर क्या है, हमेशा दोनों क्या रहते हैं, हमेशा सेम डायरेक्शन में। एट एनी पोजीशन, समझना इधर सेकंड इक्वेशन आइडेंटिफाई कर रहा हूं मैं। एट एनी पोजीशन R वेक्टर पैरेलल टू F वेक्टर, मतलब थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। थीटा 0 हो गया, इसका मतलब मैं टॉर्क लिख सकता हूं, टॉर्क ऑफ Q1 इक्वल्स टू R F साइन 0, टॉर्क 0। टॉर्क अगर 0 है, अगर सिस्टम का अगर इसके ऊपर टॉर्क अगर 0 है, तो क्या कर सकते हैं अपन, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा ऑफ सिस्टम, वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो बस यहां से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लो। तो इनिशियली सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनली सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। और वैसे भी देखा जाए ये तो फिक्स्ड है, तो जो भी एंगुलर मोमेंटम आएगा इसी का आएगा, Q1 का ही आएगा, Q1 का ही आएगा। भाई याद है ना, जब भी टॉर्क नहीं होता है सिस्टम के ऊपर, तो एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड। तो फर्स्ट इस पोजीशन पर एंगुलर मोमेंटम देखो, एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है कि सपोज कोई पार्टिकल इधर v स्पीड से चल रहा है, उसके बीच का अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मेरे पास क्या है, सपोज ये मेरे पास क्या है, रोटेशनल एक्सिस है, ये क्या है, रोटेशनल एक्सिस है। रोटेशनल एक्सिस से जो भी लाइन जा रही है उसको जोड़ने वाली परपेंडिकुलर लाइन अगर आपको पता चल जाए, तो एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हो mv बट मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रोटेशनल एक्सिस से मोमेंटम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको पता है, तो आप एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हो। इसका इस इनिशियल पोजीशन पर लीनियर मोमेंटम क्या है, इस डायरेक्शन में कितना है, mv0 एंड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, d प्लस ये तो फिक्स्ड है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम तो 0 होगा, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में देख रहे हो आप, तो नहीं लिखो तो भी चलेगा। और LF मतलब यहां पर, जब यहां पर आ गए तो देखो एंगुलर मोमेंटम लिखोगे तो ये तो मेरे पास mv हो गया, और रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है ये, तो mv मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा mv तो हो गया मोमेंटम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, r। हो भाई देख, बस यहां से काट दो, m कट गया, तो यहां से v आ गया मेरे पास v0 d डिवाइडेड बाय r। ये हो गया मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। बस यहां पर रखो आप, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या रख दो, v रख दो, तो देख कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा हाफ m v0। यार कैलकुलेशन देख लेना भाई, यार मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूँ यूट्यूब के ऊपर, और साथ में न्यूमेरिकल भी बता रहा हूँ आपको मैं, तो मेरी गलतियां मत निकालना, गलती निकालो तो बहुत तमीज से निकाल देना भाई, सर ये रह गया यार, मैं बता दूंगा तमीज से, बिल्कुल कहीं भी लगे मिस्टेक हो रही कुछ कैलकुलेशन में, कॉन्सेप्चुअल सब क्लियर है, कॉन्सेप्ट वाइज सब क्लियर होगा, वहां कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। होता है ना कभी 2 उधर चला गया तो 4 लिख दिया, कभी दिमाग ठिकाना रहता नहीं है, पगला जाता है मास्टर पढ़ाते, ठीक है। तो उसका विशेष ध्यान रखना, आप मुझे बता देना यार, कहीं भी पूछ लेना कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर यहाँ पर कुछ रह गया यार। बाकी अपने हो गया कॉन्सेप्ट के अंदर में, वो आराम से ले, तो कैलकुलेशन में कैलकुलेशन फास्ट ही होनी चाहिए भाई, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करने की जरूरत है। चल हाफ m v स्क्वायर, ये v स्क्वायर मतलब v0 स्क्वायर d स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस k q1 q2 अपॉन r। देख फाइनली मेरे पास क्या आ गया ऐसे, हाँ इधर से देख लो आप यहाँ पर, तो हाफ mv0 कॉमन ले लो, यहाँ पर हाफ mv0 स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, तो उधर मेरे पास क्या बचेगा, इधर तो बच गया 1 माइनस हाफ mv0 स्क्वायर, 1 माइनस कॉमन लेने का कुछ फायदा नहीं हुआ भाई,
चल ये कुल मिला के क्वाड्रेटिक बन गया भाई साहब, ये क्वाड्रेटिक बन चुका है। अब क्वाड्रेटिक बन गया तो क्वाड्रेटिक की तरह क्या करो, इसको ट्रीट करो यार, सॉल्व कर लेना यार, है ना। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गेट द आंसर। सॉल्व क्वाड्रेटिक एंड गेट आर। ठीक है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ गया? क्वाड्रेटिक कर सकते हो ना, इसका आर को निकाल सकते हो आप, राइट, है ना। कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके अंदर, अगर कुछ वैल्यू होती तो सीधा पुट करके भी आंसर आ जाता आपके पास में, है ना, टाइम नहीं लगता। चलो जल्दी से लिख लो, इसको भी आप लिख लो। बस आज का सेशन ये ओवर करते हैं, चलो ओके राइट दोस्तों। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आया तो जल्दी से इसको शेयर जरूर करना यार, और अगर चैनल पसंद आ रहा है तो डू रिकमेंड दिस चैनल टू ऑल स्टूडेंट्स हु आर रियली इन नीड इन दिस पर्टिकुलर आर्ट। ओके बाय बाय, कल वापस सेम टाइम 6 o'clock मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।